हेलो दोस्तों, आज हम लोग कूलम्स लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ कहाँ वैलिड रहता है, कहाँ अप्लाई होता है, इसके कुछ ग्राफ्स देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला याद रखना है कि कूलम्स लॉ जो होता है वो वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। अब ये पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज मतलब क्या? मान लेते हैं ये कंडक्टर है, कंडक्टर्स में बहुत सारे चार्जेस होते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, तो उसमें से मैंने क्या किया, एक चार्ज को जब मैं किसी एक चार्ज को बोलूँगा तो उसको बोलता हूँ मैं पॉइंट चार्जेस। क्या बोलते हैं उसको? किसी एक चार्ज को क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तो किसके लिए वैलिड है कूलम्स लॉ? सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। अगर मैं बोलूँगा कूलम लॉ कंडक्टर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं। किसी मटेरियल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया कि एक चार्ज Q1 है और इधर एक चार्ज Q2 है। मैंने प्लस दोनों पॉजिटिव लिया है, हम लोग दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दो चार्जेस ले लिया, दो चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस रखा, दोनों को कुछ दूरी पर रखा। ठीक है, मान लेते हैं ये r डिस्टेंस पर रखे हैं, r डिस्टेंस पर इन लोगों को रखा गया है। ठीक है, r डिस्टेंस पर इन लोगों को रखा गया है। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि जब पॉइंट चार्जेस को r डिस्टेंस पर रखेंगे तो उसमें जो लगने वाला फोर्स, अभी ये पॉइंट चार्जेस हैं, तो ये जो पॉजिटिव है इसको रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव जो है वो इसको रिपेल करेगा। तो ये वाला पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा तो इस तरफ फोर्स लगेगा, और ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये दोनों सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, ये इधर रिपेल कराएगा इसको। ठीक है, मान लेते हैं ये चार्ज 1 है और ये चार्ज 2 है, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, मतलब ये 2 सेकेंड चार्ज माना है हम लोग ने, तो दूसरे चार्ज पर पहले की वजह से जो फोर्स लगता है उसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। ठीक है, इसी तरीके से इस तरफ देखेंगे तो, और इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, इसको क्या एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई चार्ज Q है, ये भी एक चार्ज Q है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। ठीक है, इस तरीके से कुछ, ये तो रोल हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो क्या होगा, ये वाला जो चार्ज होगा इस पर फोर्स लगाएगा तो ये वाला चार्ज इधर मूव करेगा, और ये वाला चार्ज जब इस पर फोर्स लगाएगा तो ये वाला चार्ज इधर मूव करेगा। अब दोनों हवे क्यों मूव कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से दूर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दोनों जो है वो रिपल्सिव चार्जेस हैं, मतलब दोनों तरफ सेम चार्ज है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। अगर एक तरफ नेगेटिव कर देता तो ये अट्रैक्ट होता, मतलब ये वाला जो चार्ज है इसकी तरफ आता और ये वाला चार्ज इसकी तरफ आता, मतलब दोनों इस डायरेक्शन में इनवर्ट्स, दोनों एक दूसरे के तरफ फोर्स लगाते हैं, लेकिन दोनों रिपल्सिव है, मतलब दोनों का चार्ज सेम है, इसीलिए दोनों अवे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, दूर लगा रहे हैं एक दूसरे से फोर्स। तो कूलम का भी कहना यही था कि अगर दो पॉइंट चार्जेस को लेते हैं हम लोग और उसको r डिस्टेंस पर रखते हैं तो उन पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज Q1 और Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है? जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, मतलब चार्ज के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना कम फोर्स लगेगा, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कम लगेगा। जितना ज़्यादा दूरी रहेगी दोनों के बीच में डिस्टेंस, जितना दोनों चार्जेस पास आएंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे या फिर उतना ज़्यादा रिपेल करेंगे। ठीक है, तो वही बोलते हैं कूलम्स कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 चार्जेस है, और फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। ठीक है, ये दोनों जो Q1 और Q2 जो है वो चार्जेस हैं। ठीक है, और ये जो R है वो डिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो F है वो फोर्स है। ठीक है, कूलम फोर्स। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग कोई कांस्टेंट लाते हैं, तो F इजिकल्स टू Q, के क्या है? के जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो के क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, हम लोगों ने ये साइन को हटाने के लिए ये कांस्टेंट लाया के। ठीक है, और एक और बात, के का जो वैल्यू होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है
वो 1/4πε0 होता है। क्या होता है? k विच इज इक्वल्स टू 1/4πε0, जिसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है। ठीक है। अब एक यहाँ पे ग्राफ है एक फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का। अभी देखा है हम लोगों ने, ये फोर्स और ये डिस्टेंस। तो क्या हो रहा है इसमें, अगर फोर्स और डिस्टेंस का हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम हो जाएगा। इसीलिए इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, डिक्रीजिंग हाइपरबोला आ रहा है। ठीक है, डिक्रीजिंग हाइपरबोला मतलब क्या, डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स कम हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे जो k का वैल्यू हम लोगों ने देखा था 1/4πε0, यहाँ पर जो ये इसको हम लोग बोलते हैं ε0। ठीक है, इसको बोलते हैं ε0। इसका भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, जिस ε0 को ही हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, जिसका वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब ये यूनिट कैसे आया, यहाँ पे फोर्स का यूनिट भी देख लेते हैं। अभी चार्ज का यूनिट जो होता है वो कूलम होता है, एक कूलम इधर और एक कूलम इधर, तो c क्या हुआ, c² हो गया, और अपॉन r का स्क्वायर। r मतलब डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये मीटर का स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या हुआ, कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर का स्क्वायर। ठीक है। अभी हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का भी यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, ये r को यहाँ पर भेज देंगे और q को नीचे भेज देंगे, तो यहाँ से हम लोग k का यूनिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का भी हम लोगों ने यूनिट निकाला हुआ है, जो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर आया है। अभी जो हम लोगों ने ये जो चार्जेस रखा हुआ है वो वैक्यूम में रखा हुआ है या फिर एयर में रखा हुआ है। अगर हम लोग ये दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रखें, जैसे कि अगर मैं ये दोनों चार्जेस को पानी में रख दूँ, या फिर दो कंडक्टर के बीच में चार्जेस को रख दूँ, या ये दोनों चार्जेस के बीच में कुछ मटेरियल डाल दूँ, तो फोर्स पर क्या इफेक्ट आएगा वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। अभी देख रहे हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, जिसका सिंबल होता है के या फिर ER। ठीक है, ER मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक तरीके का फोर्स बोल सकते हैं या फिर एक तरीके का पावर, जिसमें क्या होता है कि जो इनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है उसको कम करने का जो पावर है उसको ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। मतलब अगर मैं दोनों चार्जेस को मीडियम में रख रहा हूँ, तो मीडियम में रखने की वजह से उसके बीच में ऐसा फोर्स जो ये दोनों रिपल्सिव फोर्स को कम कर दे, उसको ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसा पावर है या फिर बोल सकते हैं ऐसा फोर्स होता है जो ये अट्रैक्टिव फोर्स को या फिर रिपल्सिव फोर्सेस को कम करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर एक रिलेशन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू मीडियम का परमिटिविटी अपॉन एयर का परमिटिविटी। ठीक है। अगर मैं मीडियम का परमिटिविटी निकालना चाहता हूँ तो इसको मैं इस साइड भेज दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम मिल जाएगा मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू ε0, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। ये जो फोर्स का जो वैल्यू था अभी, फोर्स इक्वल्स टू के क्यू एन इंटू क्यू टू अपन आर का स्क्वायर। अब के को हम लोगों ने 1/4πε0 से डिनोट कर दिया। ε0 कभी जब वैक्यूम में रहेगा तब, अभी हम लोगों ने वैक्यूम को किसी मीडियम से बदल दिया है, तो ε0 के बदले क्या आएगा, EM आएगा, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम आएगा। ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर निकाल दिया है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो E0 लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग EM से सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर EM का वैल्यू वहाँ पर तो जो मीडियम वाला फोर्स होगा, मतलब जब चार्जेस को मीडियम में रखने के बाद क्या फोर्स आएगा देखते हैं। तो K का वैल्यू जो होगा 1/4πε0, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग ने EM से रिप्लेस कर दिया। क्योंकि अभी हम लोग ने चार्जेस को मीडियम में रखा हुआ है। ठीक है। अभी मीडियम का वैल्यू हम लोग ने निकाला था K इंटू ε0, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। इसको हम लोग ने इससे रिप्लेस कर दिया। ये जो EM था वो K इंटू ε0 था। ठीक है, ये हम लोग ने देखा। अब इसको यहाँ से ध्यान से देखते हैं यहाँ पे कि जब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, EM के बदले मैंने K इंटू E0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो जो पहले का जो फोर्स था, हम लोगों ने जब वैक्यूम में जब फोर्स निकाला था
तो 1/4πε0 निकाला था, मतलब इतना 1/4πε0 और ये Q1 इंटू Q2 अपन आर का स्क्वायर, ठीक है। इतना फोर्स, इतना जो वैक्यूम में जो फोर्स था वो इतना था। तो मैंने उसको एयर का फोर्स ले लिया और डिवाइड बाय के, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब क्या है, मीडियम का फोर्स का मतलब क्या है यहाँ, मतलब ये रिलेशन क्या क्या बताता है हम लोग को कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बढ़ाऊँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर मैं इंक्रीज़ करूँ तो मीडियम का जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू को जब मैं घटाऊंगा तो मीडियम का फोर्स वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पर देखते, कुछ कॉमन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे कि वैक्यूम है और इंसुलेटर है तो उसका के का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 1। यहाँ पे जो के है इसके बदले हम लोग 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 1.003, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 1 लेंगे, जिससे हम लोग कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू को भी हम लोग 1 यहाँ पे के को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डिपेंडिंग हम लोग किस मीडियम में फोर्स निकाल रहे हैं। उसी तरीके से मिका जब इस्तेमाल करेंगे तो के का वैल्यू इसका 6 होगा। वाटर के लिए के का वैल्यू 81 होगा और कंडक्टर के लिए के का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। अगर के का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, के का वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाता है तो ऐसे में जो मीडियम का जो फोर्स होगा वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कूलम्स लॉ देखा और फिर मीडियम में फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा वो हम लोगों ने देखा। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है वो उसके बारे में देखा। परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है वो देखा, ठीक है, उसका वैल्यू देखा। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में अलग अलग मीडियम में अगर हम लोग दो चार्जेस को रखेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा वो भी देखा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।